नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आगरा से है। बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया है। बोरवेल में 3 साल का बच्चा गिरा है। करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा है। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। निबोहरा इलाके के रामपुर गांव का मामला है। तस्वीरें देखिए आप, लोगों की भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है। 3 साल का मासूम बच्चा इस बोरवेल में गिर गया है। जैसे लोगों को इस बात की सूचना मिली, लोगों ने फौरन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ को सूचना दे दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जाए। बच्चे का नाम शिवा बताया जा रहा है। 100 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसमें मासूम बच्चा खेलते खेलते गिर गया है। फिलहाल अभी कवायद इसी बात की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके। निबोहरा इलाके के रामपुर गांव का मामला है जहां पर 3 साल का बच्चा जिसका नाम शिवा है वो खेलते हुए इस बोरवेल में गिर गया। उसके बाद जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड एसडीआरएफ को भी जानकारी दी गई ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाकर इस बच्चे को निकाला जा सके। समय समय पर इस तरह के हादसे की तस्वीरें सामने आती रहती हैं जब बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त हिदायत है कि कहीं पर भी बोरवेल को खुला न छोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और अब ऐसा ही मामला आगरा से सामने आया है जहां पर 3 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम शिवा है वो 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। ये आप मौके की तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा है। इसी बोरवेल में, इसी गड्ढे में वो मासूम बच्चा गिरा हुआ है। 100 फीट इसकी गहराई बताई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए ताकि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई है। निबोहरा इलाके के रामपुर गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ये बच्चा खेलते हुए इस बोरवेल तक पहुंचा और वो इसमें गिर गया। बहुत देर तक उसकी तलाश की गई, लेकिन जब बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तब इस बोरवेल के पास जाकर जब लोगों ने पड़ताल की तो पता चला कि बच्चा इस बोरवेल में गिरा हुआ है। जिसके बाद फौरन पुलिस को जानकारी दी गई और आप देखिए पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। तकरीबन 3 घंटे बताया जा रहा है कि हो चुके हैं इस मासूम को इस बोरवेल में गिरे हुए और तभी से कवायद की जा रही है कि इसको निकाला जा सके। लेकिन चूंकि बोरवेल की गहराई बहुत ज़्यादा है, 100 फीट के आसपास इसकी गहराई बताई जा रही है, ऐसे में बच्चा इस बोरवेल में कितनी गहराई तक गिरा है, इन तमाम बातों को लेकर अभी फिलहाल पुलिसकर्मी वहां पर जो मौजूद हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है कि एसडीआरएफ और यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाए ताकि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में? देखिए, एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बच्चा है 3 साल का, वो 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है। देखिए, जैसे ही सूचना पुलिस को मिली है, पुलिस एक्शन में आई और तमाम जो एजेंसियां हैं बचाव राहत जो करती हैं उनको खबर कर दी गई है। देखिए, आगरा से जो फोर्स है, जो मिलिट्री के यूनिट है, वो यहाँ से रवाना हो गई है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम जो है रास्ते में है और जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर यह है कि बच्चे को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। शिवा को बचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो राहत एजेंसियां हैं वो मौके पर कुछ पहुंच गई हैं, कुछ पहुंच रही हैं, यानी कि थोड़ी देर के बाद वो ऑपरेशन रेस्क्यू स्टार्ट हो जाएगा और शिवा को बचाने की भरसक कोशिश की जाएगी। जी अमित। आरिफ, अभी का अपडेट क्या है? बच्चे की हलचल के बारे में क्या जानकारी है? बोरवेल की गहराई आप 100 फीट बता रहे हैं, क्या बच्चा 100 फीट नीचे गिरा है या बीच में कहीं पर वो अभी फंसा हुआ है? जो लोग मौके पर मौजूद हैं उनसे क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए अमित, लोग मौके पर लोग मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना यह है कि 100 फीट गहरा ये बोरवेल है और करीब इसकी जो चौड़ाई है 9 इंच की है, यानी बहुत कम है, बहुत संकरा ये जो बोरवेल है। तो बच्चा उसमें गिरा है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं है। कोई कह रहा है 10 फीट गहराई पर के आसपास बच्चा फंस गया है, कोई कह रहा है 12-15 फुट के आसपास होगा। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं कि बच्चा कितना गहरे अंदर बोरवेल फंसा हुआ है। लेकिन जब तक जो एजेंसियां हैं, जो राहत इसको जो रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू एजेंसियां जब तक इसको नहीं निकालेंगे तब तक ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन जो गांव के लोग हैं उन्होंने एक तार डाला हुआ है, वो कह रहे हैं कि बच्चे ने तार को पकड़ लिया है। लेकिन अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एकदम अंधेरा है। गांव वालों के पास कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है जिससे पता लग पाए कि बच्चा कितना गहरा है। अब तमाम एजेंसियां पहुंच गई हैं, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कितने गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है बच्चा। अमित, 2 बातें और बताइए आरिफ की, तकरीबन कितना समय हो गया बच्चे को बोरवेल में गिरे हुए और बच्चा वहां तक पहुंचा कैसे? अगर घर वालों से कोई बातचीत हो पाई हो बच्चे के?
देखिए जो बोरवेल है वो गांव के बिल्कुल बाहर है और बिल्कुल समतल जो जमीन है उस पर ये बना हुआ है, यानी कि जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। घर वाले बता रहे हैं कि बच्चा खेल रहा था सुबह के वक्त, नॉर्मल जो बच्चे गांव में निकलते हैं, और बच्चे गांव में क्या सब्जी निकलते हैं, जिस हिसाब से बच्चा निकला और अचानक उसमें पैर फिसला और बच्चा बोरवेल में गिर गया। करीब 1.5 घंटे पहले की ये बात बताई जा रही है, 1.5 घंटे पहले बच्चा बोरवेल में गिरा है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि आखिरकार 100 फीट गहरा बोरवेल खोदने के बाद उसको बंद क्यों नहीं किया गया, उसका मुंह को क्यों नहीं ढका गया। क्या वाकई में जो जिम्मेदार लोग हैं क्या उन्होंने जानबूझ के छोड़ा? अगर छोड़ा तो उन पर कार्रवाई क्या होगी, ये भी बड़ा सवाल होने जा रहा है, क्योंकि एक बच्चे की जान खतरे में है, बचाने की कोशिश की जा रही है, बाकी अलावा क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन एक बच्चे की जान 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है। अमित, आरिफ, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बोरवेल में कुछ रस्सी शायद वहाँ पर जो ग्रामीण इकट्ठा है उन्होंने डाल रखी है। तो बच्चे की हलचल को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट है? क्योंकि वहाँ पर बच्चा चूंकि इतनी गहराई में गिरा हुआ है, उस तक ऑक्सीजन पहुँच पा रही है नहीं पहुँच पा रही, उसकी आवाज़ बाहर आ पा रही है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए गांव वाले बोरवेल में आवाज लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 3 साल का बच्चा है, बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा है। गांव वाले कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, तो इस बात की आशंका है कि बच्चा बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है। तो अभी गांव वाले हैं, उन्होंने कुछ रस्सी डाली है, कुछ ने तार डालने का प्रयास किया है ताकि बच्चा पकड़ ले और शायद उसको लाने का प्रयास किया, लेकिन ये गांव वालों को प्रयास पूरी तरह से असफल हो गया। सिर्फ उन्होंने एक तार डाल रखा है ताकि शायद बच्चा पकड़ ले और ज्यादा गहराई में न जाए। तो इस तरह की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोशिश तभी कामयाब होगी जब तमाम जो एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ मौके पर पहुंचेगी, एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई है, अगर ये रेस्क्यू करेंगे तब जाकर बच्चे की आगरा शहर से इस गांव की दूरी कितनी है आरिफ, और कितना समय और लग सकता है यहाँ पर रेस्क्यू टीम के पहुंचने में? देखिए अमित, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो शहर है वहाँ से करीब 60-65 किलोमीटर दूर एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, सड़कें भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पतली पतली संकरी रोड है, तो पहुँचने में दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसलिए जो तमाम एजेंसियां हैं उनको पहुँचने में समय लगेगा। तो जब समय लग रहा है तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू है उसमें टाइम लगना है। तो अभी लोग पहुंच रहे हैं, तमाम एजेंसियां पहुंच रही हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं, दूर है, सूचना मिली है, जैसे सूचना मिल रही है तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंच रही हैं। जी अमित। ठीक है आरिफ, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कवायद वहां पर चल रही है उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में 70,421 केस आए हैं, जबकि 3,921 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 14,92,000 टेस्ट हुए और अब तक देश में 37,96,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। तो कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है। बीते 24 घंटे में 70,421 केस सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 3,921 लोगों की जान चली गई है। 14,92,000 टेस्ट अब तक 24 घंटे में किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के अलावा ऑटो रिक्शा चलाने वालों को अलग बूथ बनाकर टीका लगाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी हद तक कंट्रोल में है और अब सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। आज से पूरे राज्य में टीका लगाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी दुकानदारों को वैक्सीन लगेगी। साथ ही फल सब्जी बेचने वाले और ऑटो रिक्शा चालकों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए हर जिले में अलग वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं। ये बूथ नगर निगम ऑफिस और नगर पालिका ऑफिस में बने हैं। यहाँ हर बूथ पर रोजाना 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को टीका लगना है, जबकि कम से कम 50 रिक्शा चालकों के वैक्सीनेशन का भी लक्ष्य है। रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, ई रिक्शा चालक, बस के चालक और कंडक्टर, ऐसे ही जो लोग रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं, वो जो फल सब्जी के विक्रेता है, वो इन लोगों का कल से विशेष टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हो रहा है, ताकि ये अपने कार्यों को निर्भय होकर कर सकें। योगी सरकार ने वैक्सीनेशन के स्पेशल अभियान में ड्राइवरों को भी शामिल किया है। सभी ड्राइवर्स के लिए आरटीओ ऑफिस में स्पेशल बूथ बनाकर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हर दिन कम से कम 100 कमर्शियल ड्राइवर को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी वैक्सीनेशन के अलग से बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से महिला स्पेशल और अभिभावक स्पेशल बूथ पहले से ही बनाए जा चुके हैं। अभिभावक स्पेशल और महिला स्पेशल भी हमारे लगातार चल रहे हैं, जहां अभिभावक स्पेशल पर
12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के माता पिता अपना टीकाकरण करा सकते हैं और महिला स्पेशल पर महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, वो जाकर अपना टीकाकरण करवा सकती हैं। यूपी में अब तक वैक्सीन की 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। सीएम ने जून में 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है और आज से शुरू हो रहा अभियान भी उसी का ही हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वैक्सीनेशन के इस स्पेशल अभियान को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी है, बताने के लिए मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? वहां पर अभियान की शुरुआत हो गई है? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की आंधी है। गांव-गांव वैक्सीनेशन हो रहा है, शहर-शहर वैक्सीनेशन हो रहा है और मेरठ में आज ठेले वालों, ऑटो रिक्शा वालों, रेहड़ी पटरी वालों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनका वैक्सीनेशन होगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की आंधी चल रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विनोद द्विवेदी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर के? आपके कैंप में क्या हालात हैं? अलग अलग बूथ्स बनाए गए हैं, ठेले वालों के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं और ऑटो रिक्शा वालों के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए भी स्पेशल सेल बनाया गया है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारे मेरठ में काफ़ी जोर से उस वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड का, और महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ हमारे डफरिन में लगा हुआ है, वहाँ कार्यक्रम चल रहा है वैक्सीनेशन का पूरा। और रेहड़ी पटरी के लिए, ठेला वालों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर टाउन हॉल नगर निगम में लगा हुआ है, वहाँ भी शुरू हो गया है और टीकाकरण पूरे जोर से चल रहा है। हमारे पास 2 सेशन है, दोनों पर पूरी लाइन लगी हुई है, लोग अपने कतारबद्ध खड़े हुए हैं और नियमित अपना टीका लगवा रहे हैं। और आप लोग वैक्सीन की बूंद बूंद भी बचा रहे हैं, ये अपने आप में एक अनोखा मॉडल है। केरल मॉडल की तर्ज पर आप लोग यहाँ पर बूंद बूंद वैक्सीन का बचा रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं? बिल्कुल, हमें ऊपर से निर्देश मिला था कि टीकाकरण में वेस्टेज नहीं होना चाहिए और वेस्टेज चूँकि उपलब्धता बहुत मुश्किल से हो रही थी, इसलिए वेस्टेज को बचाने का हमारा जो ध्येय था उसमें हम लोग सफल हुए हैं। चूँकि जितनी भी वैक्सीन आती है वायल में उसका पूरा सदुपयोग कर लेते हैं, तो इस प्रकार से वेस्टेज नहीं हो पाती है और जितना टारगेट होता है प्रति वायल उससे ज़्यादा वैक्सीनेट हम लोगों ने किया है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं कतारबद्ध हैं और पुरुष कतारबद्ध हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है और लोगों को क्या सलाह देंगी जो लोग अभी भी भ्रम में पड़े हुए हैं? वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, सबको करवानी चाहिए। जी, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, सबको करवाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं, वैक्सीनेशन की आंधी चल रही है, लोगों को क्या सलाह देंगे कि ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, टीका लगवाएं? जरूर लगाएं। ठीक है उमेश, जरूर लगवाएं, यही हर ओर से आवाज़ आ रही है। और कुछ और युवाओं से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि क्या कहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर के, कितनी ज़रूरी है वैक्सीन लगाना? बहुत जरूरी है, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। जरूरी है, यही संदेश न्यूज़ 18 भी दे रहा है। और अच्छी बात यह कि भ्रम और आशंका किसी प्रकार के लोगों के मन में नहीं है। राजू भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राजू, वहां से क्या जानकारी है इस विशेष अभियान को लेकर? आज रेहड़ी पटरी वालों को और ऑटो रिक्शा चालकों को भी लगाया जा रहा है टीका। देखिए, हमें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से जो राजधानी लखनऊ में 3 प्रमुख मेगा कैंप लगाए गए हैं। इस वक्त मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हूं, जहां पर मेगा कैंप लगाया गया है। इसमें आज से जो रिक्शा चालक हैं, जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनके लिए विशेष तौर पर कैंप ये लगाया गया है, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों के साथ साथ सामान्य लोग भी पहुँचे हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और यही कारण है कि इन वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको बहुत भीड़ तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आज से जो ये अभियान शुरू हुआ है उसमें प्रमुखता के तौर पर जो इस तरह के लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं या ऑटो चालक हैं, इन लोगों के लिए ये कैंप लगाया गया है और यहाँ पर उनको प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो वैक्सीनेशन टीम है वो निर्धारित समय से यहाँ पर जो लोग भी पहुँच रहे हैं उनको वैक्सीनेशन का लगा रही है, काम कर रही है। राजीव, अगर कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो, अब मन में कोई आशंका अब तो नहीं है, भ्रम की स्थिति तो नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से कोई खतरा है, या लोग मान रहे हैं कि इससे हम सुरक्षित हो जाएंगे, सुरक्षा कवच है? निश्चित रूप से हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे हैं? जी। आपने वैक्सीन लगवा लिया? अभी नहीं, अभी तो नंबर आएगा तभी तो लगवाएं।
और किसी भी तरह का कोई शंका वंका नहीं नहीं, इसका क्या संकेत करना। आप और लोगों से क्या अपील करोगे? सबसे कहेंगे लगवाइए, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि लोग यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं और उनमें अच्छी बात है राजीव, अच्छी बात है। ये उत्साह बना रहना चाहिए और ये संदेश जो इनकी तरफ से दिया जा रहा है और लोगों तक जाना चाहिए ताकि लोगों के मन से भ्रम और आशंका दूर हो सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। राम जन्मभूमि परिसर में सुबह बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक 1:30 बजे तक चलेगी। कभी ट्रस्ट की लंबी बैठक चली थी, आज दोपहर में भी 3 बजे से शाम 5 बजे तक सर्किट हाउस में बैठक होगी। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। पहले दिन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर की नींव का निरीक्षण किया था। इसके बाद रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा हुई। मलबा हटाने में करीब 2 महीने का समय लगा। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि 31 मार्च तक 3200 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए मिले हैं। तो आज बैठक का दूसरा दिन है, बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद एक दूसरी बैठक शाम 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी, जिसमें L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। कल नृपेंद्र मिश्रा ने नींव का जायजा लिया था। उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि तकरीबन 2 महीने लगे मलबा हटाने में। इसके अलावा अब तक समर्पण निधि के तौर पर 3200 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं राम मंदिर निर्माण के लिए। तो आज सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक की पहली बैठक चलेगी, जिसमें चर्चा अलग अलग बिंदुओं पर की जाएगी और फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक भी सर्किट हाउस में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्माण एजेंसियां भी शामिल होंगी। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या?